तुम बिन इस धारावाहिक का ये तीसरा भाग सुनिए। तुम बिन बाबूजी को अंजन जी के छोटे बेटे के लिए खूब दुख हुआ। उनके घर में रोज रोज होने वाली पार्टी अब ढीली पड़ गई। रीता को लेकर घर के अंदर कई तरह की आलोचना हुई, पर बाबूजी के सख्त निर्देश के कारण बात घर से बाहर नहीं निकली। हमेशा की तरह प्रताप और लता खामोश रहे। वाणी का रौब-दाब धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसी की नजर में बस। वरना घर में क्या स्याह सफेद होता है, किसको क्या जरूरत है, इस सब से उसे कोई मतलब नहीं था। घर की बागडोर हमेशा की तरह लता के हाथों में ही थी। वो चुपचाप अपने हर कर्तव्य को पूरा करने में जी जान से लगी रहती थी। अब 4 महीने बाद बाबूजी के पास फोन द्वारा एक बड़ा लुभावना निमंत्रण मिला। अर्थात छोटी बहू के दिल्ली वाले मामा के बेटे की शादी तय हुई। बहुत इसरार करके उन्होंने सबको आने का आग्रह किया। बाबूजी को अच्छा लगा। खानदान बढ़ रहा है, उनका रुतबा भी बढ़ रहा है, बल्कि ऊंचा हो रहा है। सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनकी बड़ी बहन यानी बुआ को सपरिवार न्योता मिला। साथ ही अंजन जी यानी साले साहब को, और तो और बुआ जी की ननद और नंदोई का भी निमंत्रण था। वाणी के विवाह के समय वे लोग सपरिवार 10 दिन कोलकाता में थे। सब बाबूजी सबसे प्रेम से मिले थे और उन लोगों ने भी बहुत प्रेम का व्यवहार किया था। उसी प्रेम का वास्ता देकर उन्होंने सभी से बात की और सबके रहने की व्यवस्था भी शुरू कर दी। बाबूजी बड़े उत्साह में थे। तुरंत सबसे बातचीत की और टिकट रिजर्वेशन का दायित्व खुद ले लिया। फिर 7-8 दिन सब मिलकर आनंद करेंगे, एक बड़ी पिकनिक ही समझो। इसीलिए सब ज्यादा ही उत्साह में थे। बाबूजी को तो वैसे भी पार्टियां हल्ला गुल्ला बहुत पसंद है। बड़ी शान की जिंदगी जी है उन्होंने। अपने सामने क्या, अपने आसपास भी कभी किसी को भी उन्होंने खड़े नहीं रहने दिया। इतना गुमान था उनको अपने ऊपर। अपनी व्यावसायिक बुद्धि पर नाज है उन्हें। बस अपने 2-3 संबंधियों को ही वे मान देते हैं। अपने भरे पूरे परिवार पर उन्हें गर्व है। बस प्रताप के सीधेपन से ही थोड़ा सा परेशान रहते हैं। अपनी 70 साल की जिंदगी में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल्ली जाने की तैयारी होने लगी। पहले तो कौन कौन जाएगा इस पर विचार होने लगा। अंजन जी ने साफ इनकार कर दिया। अभी घाव ताजा है। बाबूजी ने यही सोचकर जोर नहीं दिया। बाबूजी का मन तो था कि पूरी बोगी रिजर्व कर लें और सब एक साथ चलें, पर प्रताप ने समझाया इस तरह एक साथ जाना ठीक नहीं। 2 ट्रिप करिए, जिससे मेजबान भी धीरे धीरे सबको समय दे सके। लिस्ट भी काट पीट कर छोटी की गई। वानी बड़े उत्साह में थी। उसके मामा के यहाँ शादी है। वह सबसे अलग, सबसे अहम दिखना चाहती थी। जिस दिन फोन आया उसी दिन से उसकी शॉपिंग शुरू हो गई। अंजन जी ने तो जाने से इनकार कर दिया। जवान बेटे की मौत का सदमा अंदर कहीं जमकर बैठ गया था। इसे वे जवान पर तो नहीं लाते थे, पर बात बात पर हंसी मजाक, फिक्रेबाजी सब बंद हो गई। एक ही तसल्ली थी उनको कि रीता ने उन सबको स्वीकार कर लिया था। 2 महीने बाद घर में परिवार के साथ रहकर उसे अकेले रहने का सोच भी डराने लगा था। सब उसके बच्चे को हाथों हाथ रखते। गोल मटोल बच्चे को सब गोलू कहकर ही बुलाते। उसका हंसना, घुटनों चलना, गोदी के लिए मचलना सबको निहाल कर देता। शीला ने घर के साथ साथ गोलू का पूरा दायित्व संभाल लिया था। समय पर नहलाना, खिलाना, प्यार से दुलारना, लोरी गाकर सुनाना रीता को अंदर तक निहाल कर देता। सारी जिंदगी अनाथालय के नीरस अनुशासन में गुजारने के बाद आज उसे अचरज होता है कि इतनी बंदिशों और घुटन में वह कैसे जिंदा रहती थी। एक दिन रीता ने पूछा, दीदी गोलू की दादी होती तो क्या ऐसे ही लाड़ करती?
इससे भी ज़्यादा रीता, शालू को मम्मी कैसे कैसे लाड करती थी, मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। काश मैं बिल्कुल उन जैसी बन पाती, शीला ने कहा। दीदी, आपसे मुझे जो सहारा और प्यार मिला है वह तो मैं बता नहीं सकती। रीता फुट फुट कर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर अंशु और पापा दौड़े दौड़े आए। उन्हें लगा शायद कुछ गलत घट गया है, पर शीला को रीता रीता के गले लगे देखकर उन्हें तसल्ली हुई। मीशू की मौत पर भी रीता ऐसे फूट फूट कर नहीं रोई थी, बस चुपचाप आंखों से आंसू गिरते रहते थे। वह जमा विषाद आंसुओं के साथ पिघल कर निकल रहा था। किसी ने चुप कराने की कोशिश नहीं की। सभी चाहते थे सब दुख, सारी घुटन एक बार में ही निकल जाए, जिससे वह सहज होकर जी सके। रीता ने अपनी जिंदगी का निर्णय करने के लिए 2 महीने का समय मांगा था, पर 1.5 महीने में ही उसने अपना मन स्थिर कर लिया। गुवाहाटी जाकर अपना सामान सब समेट लिया। कंपनी में बात करके कोलकाता ब्रांच में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया। उसे कोई परेशानी नहीं हुई। भरे गले से रीता ने कहा, पापा, मिशु हर समय मुझसे कहता था, तुम मेरे परिवार को नहीं जानती हो, तुमसे मिलकर सब बहुत खुश होंगे। वह तो शादी भी आप लोगों की रजामंदी से करना चाहता था, पर मुझे डर था अगर आप लोगों को मैं अच्छी नहीं लगी तो मैं मिशु को खो दूंगी। पर हुआ क्या, मिशु को खोकर आप लोगों को पाया। दीदी, मैं क्या किस्मत लेकर आई हूँ। इस दुनिया में सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता। शायद मैंने निर्णय लेने में देर कर दी, मिशु के अंदर के दुख को अनदेखा करती रही। इसी की सजा मिली है मुझे। पापा ने पहले उसके आंसू पोंछे, फिर बोले, देखो बेटी, यह ऊपर वाला बड़ा खिलाड़ी है। बैठे बैठे कितने नाटक रचता है हम लोग नहीं जानते। जो मिला है उसे झोली में संभाल कर रख लो, बस यही हमारी अमानत है। अंशु ने भरे गले से कहा, रीता, तुम मेरी छोटी बहन हो। गोलू के रूप में हमारा मिशु वापस आ गया है। अधिक क्या कहूँ, तुम हमारे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हो। शीला के पास कहने को कुछ नहीं था। प्यार से रीता का कंधा थपथपा दिया तो रीता को सबसे बड़ा तोहफा मिल गया। दिल्ली जाने की तैयारियां जोरों पर है। लता ने धीरे से वानी को समझाया। कितना बड़ा झमघट वहां होगा वानी, छोटू को लेकर तुम पूरा आनंद नहीं उठा सकोगी। वानी ने तुरंत ठस के साथ उत्तर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाभी, ये जानकी तो है ही ना, भाई सब संभालेगी। और छोटू तो ऊपर का दूध पीता है, कोई मुश्किल नहीं होगी। लता ने सहज भाव से फिर समझाया, वानी सही बात है, पर तुम जानकी को छोटू के साथ मेरे पास छोड़ दो तो तुम पार्टी का पूरा आनंद ले सकोगी। जगह बदलेगी, पानी बदलेगा तो कुछ असर छोटे बच्चे पर तो होगा ही। यह जानकी भी तो छोटी ही है, फिर छोटू को मेरी आदत भी तो पड़ गई है। वैसे मैं कोई प्रेशर नहीं दे रही हूँ, निर्णय तुम्हारा अपना ही होगा। वानी को बात जच गई। उसने घर में तुरंत ही ऐलान कर दिया, भाई छोटू को तो भाभी ही संभालेंगी। हनीमून के बाद पहली बार बाहर जा रहे हैं, सो निश्चिंत होकर जाएंगे। वैसे भी पीछे से घर में काम कितना होगा, लोग कम रहेंगे, भाभी पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, फिर जानकी तो है ही। लता सुनकर मुस्कुरा दी। भीड़ भाड़ में छोटू के बीमार होने की आशंका से थोड़ी परेशान थी, सो हल निकल आया। घर में किसी को आपत्ति नहीं थी, सो परेश वानी के साथ बुआ, फूफा और फूफा जी यानी त्रिभुवन जी की बहन, बहनोई, इन सब का टिकट पहले दिन का अगले दिन बाबूजी, सुमति, साथ में जमाई बेटी और प्रताप के जाने का प्रोग्राम तय हुआ। प्रताप का जाने का दिल बिल्कुल नहीं था। 3 बच्चों के साथ लता अकेली रहेगी, उसे ठीक नहीं लग रहा था, पर बाबूजी की बात पर उसे मानना पड़ा। उसने सोचा ठीक समय पर राज पीछे हटकर एक नौकर को आगे कर देगा, इससे बाबूजी को कोई परेशानी नहीं होगी।
नियत समय पर सब दिल्ली राजधानी में सवार हो गए। उत्साह का ओर छोर न था। बाबूजी खुद ट्रेन में सबको बिठाने गए थे, पर ऐन वक्त पर बुआ जी को लूज मोशन हो गया, थोड़ा प्रेशर लो हो गया। सबको लगा अब मजाक किरकिरा हो जाएगा, पर बाबूजी ने सबको आश्वस्त किया, अरे तुम लोग घबराते क्यों हो? मैं कल तुम सब लोगों को लेकर आ रहा हूँ ना। जीजी को बढ़िया डॉक्टर दिखा देंगे, फिर साथ ले आएंगे। बाबूजी की बात की कीमत है। सभी खुश हो गए। चलो दिल्ली चलकर तो सब एक साथ ही रहेंगे। प्रताप अपनी उधेड़पुन में था, कैसे पापा से बात की जाए। फिर सोचा सुबह तक का इंतजार करना ठीक रहेगा। ट्रेन में भी ट्रेन में भी 3-4 बार सबसे फोन में बात हो गई। सभी बाबूजी को मिस कर रहे थे। सुबह सुबह प्रताप उठकर बैठ गया। उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। बाहर ठंडी हवा में एक चक्कर काटकर आया, पर बेचैनी कम न हुई। घर में सभी लोग सो रहे थे। फ्रिज खोलकर ठंडा पानी पिया, टीवी खोलकर बैठ गया। 5 मिनट बाद ही ब्रेकिंग न्यूज आ गया। हावड़ा से दिल्ली जाने वाली राजधानी के कुछ डिब्बे सुबह 3 बजे के करीब गया के पास पटरी से उतर गए हैं। प्रताप का दिल दहल गया। वह उठकर खड़ा हो गया। समाचार लगातार चल रहे थे। एसी के 3 डिब्बे पटरी से उतरकर उलट गए। प्रताप ने चैनल बदले, पर एक ही समाचार हर चैनल पर आ रहा था। दहशत के मारे उसने दौड़कर बाबूजी का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। रोता जा रहा था और बाबूजी बाबूजी चिल्लाता जा रहा था। बाबूजी की नींद टूटी। घबराकर दोनों बाहर आए। प्रताप के मुंह से बोली नहीं निकल रही थी। बाबूजी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। वे लोग कुछ समझते, कुछ पूछते, मगर सन्नाटे में ड्राइंग रूम के टीवी की आवाज गूंजती उनके कानों में पड़ी। लगातार ट्रेन एक्सीडेंट की खबरें चल रही थीं। कुछ फोटो भी दिखानी शुरू हो गई। घर के सभी लोग चुपचाप एक दूसरे को कभी टीवी को देखने लगे। धीरे धीरे बाबूजी गिरने लगे। प्रताप ने संभाल कर उन्हें बैठा दिया, मगर वे अचेत हो गए। लता ने प्रताप को झकझोर दिया, आप ऐसे ही रोते रहेंगे तो बाबूजी की तबीयत बिगड़ जाएगी, उन्हें संभालिए, मामा जी को फ़ोन करिए। मामा जी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वे दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। उनके चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थीं। कुछ ही देर में वहाँ कई लोग जमा हो गए। अंजन जी ने सबको शांत किया। प्रताप के साथ और 4 लोगों को लेकर निकल गए। बाबूजी ने टोका, भैया तुम लोग प्लेन से चले जाओ। हाँ भैया, जहाँ जैसी ज़रूरत होगी जल्दी से जल्दी पहुँचेंगे। सबके जाने के बाद घर में मनहूसियत सी छा गई। रोती कलपती बुआ, उनका बेटा, उनका भांजा आदि सब आ पहुँचे। टीवी पर लगातार गिरे हुए कंपार्टमेंट पर घायल और मृत लोगों का दिखना शुरू हो गया था। धीरे धीरे रेल कर्मचारी बड़े बड़े गैस कटर से डिब्बे काटने लगे। लता ने आगे बढ़कर टीवी बंद कर दिया। बाबूजी के पास बच्चों को बैठाकर सबको शांत किया। चाय वगैरह का इंतजाम किया, पर कहाँ भूख प्यास चली गई और कहाँ नींद चली गई। सबके मोबाइल बजते रहे। लता ने किसी को समाचार नहीं सुनने दिया। बाबूजी को बराबर बराबर धीरज बंधाती रही। 2 दिन जैसे 2 युग बीते। तीसरे दिन सुबह मिलिट्री की गाड़ी में 4 शवों को लेकर प्रताप और मामा जी ने घर में प्रवेश किया। चारों ओर हाहाकार मच गया। बाबूजी, सुमति और बुआ तो पछाड़ खाकर गिर पड़े। कौन किसको धीरज बंधाता। परेश और वानी की क्षत विक्षत देह के साथ बुआ जी और उनकी बहन सावित्री की मृत देह पड़ी थी। बुआ के नंदोई श्रीकांत जी पैर में प्लास्टर और हाथ में पट्टी लटकाए 2 लोगों के सहारे घर के अंदर आकर बिखर गए। ट्रेन के झटके से लुढ़क कर बाथरूम के सामने गिरकर वहीं अटक गए। 5 घंटे की बेहोशी के बाद
उन्होंने ये मौत का मंजर देखा। काल का चक्र तो चलता ही रहता है ना। वह किसी का सगा है न दुश्मन। बुआ को एक ही अफसोस, छोटी सी तकलीफ में ट्रेन से उतर गई। जरा सा धीरज रखा होता तो हमेशा के लिए तकलीफ दूर हो गई होती, पर किस्मत में इतना बड़ा दुख बंधा था। आंसू उनके रुकते न थे, पर अंजन जी ने धीरे से उनके पास जाकर समझाया, जीजी आपका दुख तो कोई बांट नहीं सकता, पर इस कदर कातर मत हो जाना कि अपना भला बुरा सब भूल जाओ। आँख, कान, बुद्धि सब खुला रखना और अपना आपा सही रखना। अभी अपना मुंह सी लो, कोई गलत बात मुंह से ना निकले। बुआ हतप्रभ सी उन्हें देखती रह गई। ये कैसी संवेदना। उनके कंधे थपथपाकर अंजन आगे बढ़कर चले गए। श्रीकांत का दुख तो और भी बड़ा था। मुझे ही कोने में लुढ़कना था, और भी तो लोग थे, मेरे ही साथ ये घटना था। वे सिसकियां लेते रहे। वे सदा से हाइपरटेंशन के मरीज थे। उनकी पत्नी उन्हें हर वक्त तनाव और समस्याओं से बचाने की कोशिश करती, हर समय नज़र रखती, दवाइयाँ देती। सभी को एक ही चिंता थी, उनकी देखभाल अब कौन करेगा। 3 दिन पहले का अक्षत विक्षत शरीर अब ज़्यादा देर घर में रखा नहीं जा सकता था। सो शुभ चिंतकों ने फटाफट क्रियाकर्म का काम निपटाया। रोते कलपते बेटे बहुओं के कंधों का सहारा लेकर सब अपने घर पहुंचे। तुम बिन का तीसरा भाग यहाँ समाप्त होता है। चौथे अध्याय में कहानी में कुछ नए चरित्र जुड़ते हैं और पुराने संबंध एक दूसरे का दुख बांटते हैं। देखिए ये नया मोड़।